नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने पॉलिटिकल साइंस लेक्चर में। आज का जो टॉपिक है वो है लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद। ये जो टॉपिक है आपके यूपीएससी के सिलेबस पेपर 1A के टॉपिक नंबर 8 में दे रखा है, जिसमें हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंट तरीके की आइडियोलॉजी आपको पढ़ना है, जैसे कि लिबरलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, फासिज्म हो गया इत्यादि। तो उसी क्रम में आज हम लोग लिबरलिज्म को देखेंगे। देखिए, जहाँ भी इज्म लगा है ना, वहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि वो कोई एक विचारधारा है। इसी तरह से लिबरलिज्म भी क्या है, एक विचारधारा है। विचारधारा कुछ और नहीं होता, बस एक सोसाइटी को देखने का नज़रिया होता है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि आप किस चश्मे से इस सोसाइटी को देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपने ये चश्मा यूज किया तो आपको दुनिया कुछ और दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पर ये चश्मा यूज कर रहा हूँ तो मुझे दुनिया कुछ और तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। उसी तरह से मैं चश्मा चेंज कर दूं और किसी और चश्मे से मैं पूरे दुनिया को देखूं तो वो शायद दुनिया डिफरेंट तरीके से दिखाई देगी। तो जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं वो आपको एक चश्मा प्रदान करते हैं कि आप इस चश्मे से दुनिया को देखिए कि आपको ये दुनिया किस तरह से दिखाई दे रही है। इसमें हमें पहले ये नहीं देखना है कि ये आइडियोलॉजी अच्छी है या बुरी है, पहले ये जानना है कि ये किस तरह क्या नज़रिया आपको पेश करता है ये दुनिया को देखने का। तो देखिए कि लिबरलिज्म भी क्या है, एक नज़रिया है दुनिया को देखने का, जिसके अपने एक बेसिक फीचर होंगे, अपने बेसिक टेनेंट्स होंगे, जिस फीचर के अनुसार ये पूरी दुनिया को देखेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इज्म मैंने पहले ही बताया कि एक ये विचारधारा है। अगर हम लेमैन्स टर्म में बात करें, एक कॉमन पीपल के टर्म में बात करें और इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड लिबर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिबर एक लैटिन वर्ड है, यानी कि इसका जो रूट वर्ड हो गया लिबरलिज्म का वो है लिबर। इसका मतलब होता है टू फ्री। अब ये किसको फ्री करने की बात कर रहा है? ये इंडिविजुअल को फ्री करने के लिए बात कर रहा है, यानी कि जो भी व्यक्ति है जो कि किसी भी वीडियो में जकड़ा हुआ है, या वो कस्टम के वीडियो में जकड़ा हो या तो धार्मिक वीडियो में जकड़ा हो, उनको फ्री कर देना, यानी कि वो अपने मन से कोई काम कर सकते हैं। उनको ये इजाज़त देना कि आप अपने मन से काम कर सकते हैं, यही सिखलाता है लिबरलिज्म, ठीक है। टू फ्री फ्रॉम द ऑल द कंस्ट्रेंट्स, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं समाज में, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिकल हो, हर एक क्षेत्र में, हर एक ऑल द स्फेयर्स में ये बोलता है कि आप लोगों को, इंडिविजुअल को फ्री करें, उस पर कोई तरह की दबाव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको एक मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम इसको देखते हैं, विस्तृत रूप से देखेंगे कि ये आखिर कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। आपके मन में जिज्ञासा होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है। तो इसको हम अब डिटेल से पढ़ते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई और क्यों हुई, ठीक है। तो आप लोग सभी जानते होंगे एक मोटा मोटे तौर पर कि जो लिबरलिज्म का उत्पत्ति है वो यूरोपियन देशों से हुआ। और इसलिए यूरोपियन देशों में सबसे पहले डेमोक्रेसी भी आई, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति भी आई, और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जो कंट्री हैं वो वहीं पे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों की सोच फ्री हुआ। एक थिंकर हैं जिन्होंने बोला कि माइंड जो है ना, अपना जो दिमाग, वो लाइक ए पैरासूट है, ठीक है। दिमाग क्या है? एक पैरासूट की तरह काम करता है, कि जो कि तभी काम करेगा, तभी फंक्शन में आएगा जब आप उसको ओपन करेंगे। यानी कि अपने माइंड को जब आप ओपन करेंगे तभी ये प्रॉपर्ली और अच्छे रूप से, हेल्दी रूप से ये काम कर सकेगा, ठीक है। तो देखिए ये इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई, ये कहाँ से हुई। तो हमने बोला कि ये ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है? यूरोप से। लेकिन वो टाइम पीरियड क्या था? तो जो लिबरलिज्म का ओरिजिनेशन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 17th to 18th सेंचुरी माना जाता है, और ये मेनली कहाँ से हो रहा है? यूरोपियन कंट्री से, ठीक है। अब आपने जो पिछले लेक्चर में हमने मैकियावेली देखा था, और मैकियावेली के बारे में हमने आपको बताया था कि ही वॉज ए फादर ऑफ, ठीक है, यूरोपियन सेकुलरिज्म और ए चाइल्ड ऑफ रेनेसा, ये हमने बताया था। और उसमें भी बताया था कि लगभग 17th-18th सेंचुरी में क्या है, पूरे यूरोप में रेनेसा का प्रभाव पड़ चुका था। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जो ये टाइम पीरियड है 17th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, रेनेसा आ चुका था, ठीक है। रेनेसा का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया था, रिवाइवल। देखिए बिल्कुल मैं जीरो से बता रहा हूँ आपको कि लिबरलिज्म आखिर उत्पत्ति कहाँ से हुई। उसके बाद हर एक चीज़ पर बात करेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं और
इसकी जो बेसिक टेनेंट्स है वो क्या है, इसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, फिर क्रिटिसाइज भी करेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मतलब कि बिल्कुल ही शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर है ये। अगर आप शुरुआत से नहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर स्किप करना चाहते हैं थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाएं, जिसमें हम लोग इसके बेसिक टेनेट्स के भी बारे में बात करेंगे और उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में कभी कभी यूपीएससी क्या है ना, बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। जैसे कि पूछ सकता है कि इवॉल्व कैसे हुआ लिबरलिज्म, यानी कि एंशिएंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड तक लिबरलिज्म किस तरह से इवॉल्व हुआ, आपको पूरी एक आंसर लिखने के लिए बोला जा सकता है यूपीएससी क्वेश्चन में। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। ये सब चीज़ें को अगर आपके पास जानकारी है तो आप बिल्कुल ही एक फ्लो चार्ट के रूप में आप उनको समझा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखिए रिनेसा में क्या हुआ, रिवाइवल और रिबर्थ माना जाता है, ठीक है। अब इसके जो पहले का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इसके जो पहले का टाइम पीरियड था वो क्या था, मिडिल एज था, ठीक है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मिडिल एज, और आप अपने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि उधर क्या था, मिडिल एज था। और ये जो मिडिल एज जो है किसका माना जाता था, फ्यूडलिज्म का, फ्यूडलिज्म का, राइट। फ्यूडलिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था जहाँ पे एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो, एग्रीकरियन जो एक्टिविटी हो वो प्रोमिनेंट हो, और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मेन रोल में होते थे। उनका जो मेन जो डोमिनेंस होता था वो लैंडलॉर्ड्स का होता था, जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी। अब देखिए कि नेचर का एक कंस्ट्रेंट है, जो नेचर है उसमें जो धरती है, जो लैंड है वो क्या है, वो सीमित है। अगर कुछ लोगों ने पहले से एक्वायर कर लिया है लैंड को, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको ओपन अप नहीं करना चाहेंगे, उसको होल्ड करके रखना चाहेंगे। इसीलिए जो मिडिल एज का जो पीरियड है वहाँ पर रेनेसा नहीं आया, वहाँ पर लिबरलिज्म नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोगों के द्वारा लैंड को होल्ड किया जा रहा था, ठीक है। और ये बदलना नहीं चाहते थे, इसी सिस्टम को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे रेनेसा का पीरियड हम देखेंगे, और इस पीरियड में एक तो क्या था कि हर एक चीज़ पर के ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो टेनेंट्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर कौन बैठा है, लैंडलॉर्ड बैठा है, ठीक है। जो सर्व्स और लैंडलॉर्ड का जो कंसेप्ट है फ्यूडलिज्म में वो बैठा है इसके ऊपर। उसके बाद आप देखिए कि धार्मिक क्षेत्र में आप देखिएगा कि लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर कौन है, चर्च बैठा है, ठीक है। फिर यहाँ पर फ्यूडलिज्म में ही आप इकोनॉमिकल रूप में भी देखिएगा कि जो कॉमन पीपल है, जो पीजेंट्स हैं, उसके ऊपर लैंडलॉर्ड्स हैं, लैंडलॉर्ड के ऊपर एक रूलर है, रूलर के ऊपर भी एक किसका पहरा है, चर्च का पहरा है। तो कुछ इस तरह से हर एक को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है वहाँ पर लिबरलिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि लिबरलिज्म क्या बोल रहा है कि हर चीज़ को फ्री करो, टू सेट फ्री, इंडिविजुअल को फ्री करो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिडिल एज में हर एक के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। तो यहाँ पे कंट्रोल था। लेकिन रिनेसा वाला जो पीरियड आते आते हुआ क्या यहाँ पर कि कुछ लोग, रिनेसा का मतलब क्या हो, रिवाइवल एंड रीबर्थ है ना, यहाँ पे बर्थ नहीं बोला जा रहा है, रीबर्थ बोला जा रहा है, यानी कि पुनर्जागरण का ये जो काल है, पुनर्जागरण का, यानी कि इससे भी पहले कुछ जागरण हो चुका होगा, इससे भी सिविलाइजेशन, इसके पहले सिविलाइजेशन अच्छी रही होगी, उसके बाद मिडिल एज में आते आते ख़राब हो चुकी है, ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एंशिएंट ग्रीक के बारे में आप सोचिए कि मैंने एंशिएंट ग्रीक के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर क्या था, सिविलाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। और वो अपने संस्कृति के लिए जाने जाते थे, अपनी विजडम के लिए, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए जाने जाते थे। इंटेलेक्चुअल्स लोग वहाँ पे होते थे, जैसे कि आपने देखा सुकरात का समय देखा, अरिस्टोटल का समय देखा, प्लेटो का समय देखा, वो कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ पर। तो जो यहाँ पर मेन है कि कहाँ पे रिवाइवल और रीबर्थ हो रहा है, रोम और ग्रीक में, रोम एंड ग्रीक में। कुछ पीपल क्या हुए कि जो यूरोपियन जो पीपल थे वो किस क्षेत्र में जाकर ट्रांसफ़र हुए, पलायन किया इन्होंने रोम और ग्रीक में, ज़्यादातर जो ग्रीक में। और ग्रीक से जो क्या हुआ, इन्होंने यहाँ की जो भी लिटरेचर है, जो आर्ट है, वो लेकर आए अपने कंट्री में, रोम में लेकर आए, ठीक है। ये आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये लेकर आए। और वहाँ पर जब ये लिटरेचर इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्हें जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके बारे में पता चला। और जब एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में पता चला तो वहाँ की आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सब के बारे में भी लोगों को नॉलेज होना शुरू किया और किताबें लिखी जाने लगी, जो कि किसको इन्फ्लुएंस कर रही थी, यानी कि फ़िलॉसफी
नॉलेज यहाँ पर लोगों ने ग्रहण कर लिया, साइंटिफिक एक विचार डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, तो ये सब क्या है कि ये किताबों में आने लगी। आर्ट की चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें किताबों में आने लगी और कॉमन पीपल के तक पहुंचने लगा। इससे क्या हुआ, एक वैचारिक क्रांति हुई, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैचारिक क्रांति ही इनफ नहीं था कि ये पूरी तरह से रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाए, ठीक है। आपको भी पता है कि सिर्फ विचारों से नहीं होती, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो अब इस एज में आते आते क्या हुआ कि एक और जो है मर्चेंट्स जो लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी यहाँ क्या बताया, मिडिल एज में चर्च का बहुत ज़्यादा दबाव था, चर्च का बहुत ज़्यादा डोमिनियंस था। और चर्च किसे, रूलर, जो वहाँ के रूलर थे, यानी पॉलिटिकल स्फेयर में भी बहुत ज़्यादा अपना डोमिनियंस रखे हुए था, आधिपत्य जताए हुए था, ठीक है, रूलर्स पर भी। तो रूलर चाहेगा ना कि चर्च का जो दबाव है, जो डोमिनियंस है, वो क्या है, कम हो। तो रूलर्स लोग भी, जो मर्चेंट्स हैं, जो कि इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे रिसोर्सेज की खोज में, तो उनको क्या है कि बहुत ज़्यादा जो भी इकोनॉमिकल सहायता की ज़रूरत थी, क्योंकि रूलर के पास क्या है, इकोनॉमिकल सत्ता था। इकोनॉमी, जो भी देश की रिसोर्सेज है, ज़्यादा किसके प्रभाव में होगा, वो रूलर के होगा। और जो रिलीजियस जो डोमिनेंस होगा वो चर्च के पास था। रूलर ने क्या किया, चर्च की डोमिनेंस को कम करने के लिए लोगों को उत्साहित किया, उनको प्रेरित किया, और उनको पैसा की जो भी सहायता की ज़रूरत थी, आर्थिक रूप से सहायता की ज़रूरत थी, इकोनॉमिकल रूप से जो हेल्प की ज़रूरत थी, तो जो भी ट्रेवलर्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, ठीक है, तो उनको रूलर मदद किया करता था कि ताकि नई नई चीज़ें जब वो खोज कराएं तो चर्च की जो है डोमिनेंस कम हो, ठीक है। ये मैं रिनेसा के पहले की बात कर रहा हूँ कि रिनेसा कैसे आया। तो आप जानते हैं कि 1498 में, ठीक है, उससे पहले भी बार्थोलोमेव दियाज जा चुके थे और केप ऑफ जो यहाँ पर अफ्रीका के सामने यहाँ पर जाकर फिर लौट चुके थे। उसके बाद वास्को डी गामा, आप जानते हैं कि वास्को डी गामा खोज में गए और उन्होंने भारत की खोज की। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस हो गए, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो गए और अलग अलग देशों का खोज किया, वहाँ की संस्कृतियों के बारे में जाना और वहाँ की संस्कृतियों के बारे में आकर लोगों को बताया। यहाँ वास्को डी गामा जाके मसाले की, वहाँ पर जाके देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाले का भंडार है, उसको भी लेकर आते हैं और सीधे देखते हैं कि धीरे धीरे क्या है कि लोगों को एक विस्तृत जानकारी हुई कि बाकी देश भी का रूट है और जहाँ से हम लोग इकोनॉमिकल फ़ायदा कमा सकते हैं। तो जब ये चीज़ वहाँ के लोगों में आई तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो मर्चेंट क्लास के लोग हैं, वो ज़्यादा इमर्ज होने लगे। और जब मर्चेंट क्लास के लोग इमर्ज होंगे, इकोनॉमी आपकी क्या होगी, ओपन होना शुरू करेगी। और जब इकोनॉमी ओपन होगी, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आएगा, तब किस में ध्यान लगाया जाएगा, साइंटिफिक रिसर्च में ध्यान लगाया जाएगा, आर्ट में ध्यान लगाया जाएगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, क्योंकि आप जानते हैं शिप बनना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ कि रेनेसा के पीरियड में आते आते फिर क्या हुआ, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया। फिर आप देखते हैं कि इसी पीरियड में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो और क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे काम किया इसको बनने में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। और इसको सबको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो भी मर्चेंट्स जो हैं, जो इकोनॉमिकली रूप से स्ट्रेंथन हुए, वो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होना, साइंटिफिक रिसर्च होना शुरू हुआ, ठीक है। आप देखेंगे कि यही जो काल है जहाँ पे यूरोप ने सबसे पहले बार गन पाउडर को भी एज ए वेपन यूज कर लिया था। साइंटिफिक रिसर्च में आप जानते हैं कि इसी टाइम के कोपरनिकस हुए, जो कि चर्च के जो कंसेप्ट था, जो बाइबल में कंसेप्ट दे रखा था, चर्च ने जिस पे अपना अधिकार जमा रखा था कि सूरज जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पहले ये बाइबल चर्च बताया करता था, ठीक है। लेकिन कोपरनिकस और फिर गैलीलियो जैसे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नहीं, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसी पीरियड में न्यूटन हुए, ठीक है। तो इन लोग का जो है ना, जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला वहाँ के सोसाइटी पर, और सीधे सीधे वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। साइंटिफिक रिसर्च में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आप जानते हैं कि वहाँ पे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल मिल्स है वो डेवलप किए,
तो इन सारी चीज़ों को सम्मिलित होकर क्या हुआ कि मार्केट को ओपन होना स्टार्ट हुआ। उस पर ना चर्च का अब दबाव रहा, ना रूलर का दबाव हुआ। और यहाँ पर जो एक होल्डिंग था, लेकिन लैंडलॉर्ड्स जो हैं, फ्यूडलिज्म जो था, जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स ने एक पूरे जो भूमि पर उनका आधिपत्य था, ऑनरशिप था, वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब मिडिल क्लास यहाँ पर जनरेट हुआ, ज़्यादा विस्तृत हुआ, तो मिडिल क्लास का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगा और ये सब चीज़ें ओपन होना स्टार्ट की। तो ओपन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रिलीजियस में अपनी लोग क्या है, अब अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। जब साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है, यानी कि लोग इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक और रीजन क्या हो गया, प्रोमिनेंट हो गया। उसके बाद फिर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे मशीनें आएंगी, है ना, जैसे स्टीम इंजन की हमने बात की तो वो आएंगी। उसके बाद रेनेसा पीरियड में आप जानते हैं कि जितने भी फिलॉसफी है, वो टेक्निकल नॉलेज है, आर्ट है, इन सब का विकास होना शुरू हुआ और इससे क्या हुआ, लोगों का सोच ओपन हुआ। ठीक है, और हर एक स्फीयर में चीज़ें जैसे कि ओपन होना स्टार्ट की। और इसीलिए सबसे पहले बार जो लिबरलिज्म का कंसेप्ट आया वो भी कहाँ आया, वो यूरोपियन देशों में ही आया। और यही 17 to 18 सेंचुरी के बीच में लिबरलिज्म का कंसेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, लेकिन जो लिबरलिज्म एज ए वर्ड, एज ए शब्द जो पहली बार जिक्र हुआ वो 19 सेंचुरी में जाकर जिक्र हुआ। उससे पहले इसका एक कंसेप्ट डेवलप हो चुका था, यानी कि हर एक चीज़ में ओपननेस की बात की जा रही थी और इंडिविजुअल को प्राथमिकता देना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जैसे कि ये लिबरलिज्म है, हमने समझ लिया कि किस तरह से लिबरलिज्म आया। इसी तरह से हम जानते हैं कि जब ये क्रांति हुई और जब लोगों की सोच ओपन हुई, लोग जब प्राथमिकता, लोग जब सेंटर में आए, है ना, ह्यूमैनिटी जब सेंटर में आया। पहले क्या था, धर्म सेंटर में था, और उसके बाद जब बाकी विचारकों ने लिखना शुरू किया तो उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल को सेंटर में लेकर आए, इंडिविजुअल को सेंटर में लेकर आए। ये अब सेंटर बन गया इंडिविजुअल। अब जब इंडिविजुअल सेंटर में हो गया और बैक साइड कौन चला गया, जो चर्च है वो बैक साइड चला गया, तो इंडिविजुअल जो भी है, इनकी लॉजिक, इनकी रीजनिंग ज़्यादा काम करने लगी। और जब इंडिविजुअल जब सेंटर में है, यानी कि जो भी सरकारें फॉर्म होगी, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगा, उसमें इंडिविजुअल का स्टेक ज़्यादा होगा। और तभी क्या है, यही तो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ डेवलप हो गई, वो यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से ये जो पीरियड है, इसी पीरियड में क्यों लिबरलिज्म एक स्थापित हुआ। लेकिन हाँ, एज ए वर्ड, ठीक है, एज ए वर्ड सबसे पहले 19 सेंचुरी में लिबरलिज्म आया, लेकिन एज ए कंसेप्ट 17 सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे अपना लिबरलिज्म, तो आपकी यूपीएससी सिलेबस में लिबरलिज्म सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, लिबरलिज्म। इसके अलावा और कुछ शब्द नहीं है उसमें जोड़ा हुआ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में। लेकिन जब हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, तो वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग भी लिबरलिज्म के जितने भी जो टाइप्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो अभी मॉडर्न एज में जो चला आ रहा है, उसे भी हम लोग एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर लिबरलिज्म में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, वो है क्लासिकल लिबरलिज्म। इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म, सेकंड मॉडर्न लिबरलिज्म एंड थर्ड नियो लिबरलिज्म। ठीक है, अब आप इसको ढंग से आप लिख सकते हैं, अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म, और जो क्लासिकल लिबरलिज्म आप जानते हैं कि हिंदी में इसको पौराणिक या पुरातात्विक उदारवाद कहेंगे। ठीक है, दूसरा है मॉडर्न लिबरलिज्म, and the third one is the neoliberalism। अब इसके अलग अलग नाम भी हैं, हर एक का अलग अलग एक नाम दे रखा है। अगर एग्ज़ाम में वैसा नाम आए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए ये कौन से लिबरलिज्म के बारे में बात कर रहा है। जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म को निगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, निगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं। इसको फिर लेजस फेयर लिबरलिज्म भी बोलते हैं, लेजस फेयर लिबरलिज्म।
फेयर लिबरलिज्म, राइट। फिर इसको फ्री मार्केट लिबरलिज्म भी बोलते हैं। तो जहाँ भी अगर ऐसा वर्ड, ऐसा जो टर्मिनोलॉजी है अगर यूज हुआ है तो समझिए कि वो क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। फ्री मार्केट भी बोलते हैं इसको, फ्री मार्केट लिबरलिज्म, या फिर इसे इंटीग्रल लिबरलिज्म भी बोला जाता है, इंटीग्रल लिबरलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर इसको ओरिजिनल लिबरलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतने सारे नाम हैं, है ना, एटसेट्रा, इतने सारे नाम अगर आपको कहीं भी दिखे तो समझिए कि वो क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। इसे कंफ्यूज नहीं होना है। मॉडर्न लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म भी बोला जाता है, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है। या फिर इसको सोशल लिबरलिज्म भी बोला जाता है, सोशल, या फिर वेलफेयर लिबरलिज्म भी बोला जाता है, वेलफेयर लिबरलिज्म भी इसे बोला जाता है। नियो लिबरलिज्म की बात करें तो इसे नियो क्लासिकल भी बोला जाता है, नियो क्लासिकल, ठीक है। इसे नियो क्लासिकल भी बोला जाता है, या लिबर्टेरियनिज्म भी बोला जाता है, लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म भी बोला जाता है, राइट। तो इसके अलग अलग नाम है, जिस नाम से आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको ये नाम आप लिख लीजिए ताकि आपको और इसको कंठस्थ कर लीजिए कि अगर ये टर्मिनोलॉजी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से लिबरलिज्म की बात कर रहा है। अब हम जब क्लासिकल लिबरलिज्म में देखेंगे तो यहाँ पर हर एक लिबरलिज्म में आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से थिंकर हैं, क्योंकि देखिए हमें स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। हमें किसी सब्जेक्ट में विद्वान बनना नहीं, यूपीएससी आपको विद्वान नहीं बनाना चाहती है, वो सिर्फ इतना चाहती है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं और आप स्मार्टली वर्क करना जानते हैं कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या है ना कि हर एक जो लिबरलिज्म का जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, हर एक लिबरलिज्म से आपके उनके जो भी थिंकर हुए हैं, जो भी स्कॉलर हुए हैं, उनका नाम पता होना चाहिए ताकि आप आंसर राइटिंग में स्मार्टली आप उनको यूज कर सकें। अगर क्लासिकल लिबरलिज्म की बात की जा रही है तो उनके एक सेट ऑफ स्कॉलर्स हैं, अगर उनको आप मेंशन करेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, और आपका जो आंसर है, जो जनरल आपको लगता होगा कि आपने जनरल लिखा है, टीचर्स बोलते होंगे कि आपका आंसर जनरलिस्टिक है, उसको स्पेसिफिक एक रूप मिलेगा, ठीक है, और आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से थिंकर हैं, थॉमस हॉब्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं, थॉमस हॉब्स, जो कि हमें एज ए थिंकर भी पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में। हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये क्या है, लिबरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं। उसके बाद लॉक हैं, जॉन लॉक, ठीक है, तो ये भी क्या है, क्लासिकल लिबरलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जेरेमी बेंथम है, बेंथम। तो ये सारे नाम आपको स्कॉलर्स में याद रहने चाहिए ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में इन्हें बार बार यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, ठीक है। विलियम सीनियर हैं, विलियम सीनियर, ठीक है। थॉमस पेन हैं। तो इन सब स्कॉलर्स का आप नाम याद रखें। जेएस मिल हैं, ठीक है, जेएस मिल भी यहीं आएंगे, जेएस मिल। तो आप देखिए कि कितने सारे स्कॉलर्स आपके खाते में हो गए, आपके जो भी आपके पाले में इतने सारे स्कॉलर्स हैं, ठीक है। हमेशा आपको ये शिकायत रहती होगी कि हमारे में स्कॉलर्स नहीं है, तो मैंने स्कॉलर्स का नाम लिख दिया। और हर एक, जब मैं क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करूँगा तो सबके बारे में बताऊँगा कि थॉमस हॉब्स ने क्या कहा है, उनकी स्टेट पर क्या व्यू है, उनकी सोसाइटी पर क्या व्यू है, ठीक है। उसके बाद लॉक, जितने भी हैं थिंकर्स यहाँ पर, जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं, सबके बारे में बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने जो बोला है उसी को आपको अपने आंसर राइटिंग में यूज करना होता है, ठीक है। उसी तरह से मॉडर्न लिबरलिज्म की बात करें तो यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट जो स्कॉलर हैं वो टीएच ग्रीन हैं,
TH ग्रीन। उसके बाद फिर यहाँ पे LT हॉब्सन, LT हॉब्सन, LT हॉब हाउस, सॉरी LT हॉब हाउस। लास्की हैं, लास्की। देन मिनार्ड किन्स हैं, आपने अपने इनको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, मिनार्ड किन्स, ठीक है, जॉन मिनार्ड किन्स इनको बोला जाता है। इकोनॉमिक्स में भी आपने इनको पढ़ा होगा। यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स में एक और थिंकर आपने पढ़ा होगा, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। ये भी क्या हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म के ही स्कॉलर माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और हैं RH टाउनिंग, RH टाउनिंग, ठीक है। उसके बाद जब हम नियो लिबरलिज्म में आएंगे तो यहाँ पर जो थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिनके विचार देखना पड़ेगा, वो है हायेक हैं, FA हायेक, जिन्होंने जो प्लानिंग के बारे में बहुत ही क्रिटिकल, जो प्लानिंग कमीशन है ना, जैसे इंडिया में पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, या भी कोई भी गवर्नमेंट प्लानिंग करती है अपने इकोनॉमी की, तो इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल व्यू दिया है कि प्लानिंग होनी नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग बाद की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे इसको जब पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रीडमैन है, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन है। उसका रॉबर्ट नॉजिक भी हैं, रॉबर्ट नॉजिक। तो इतने सारे थिंकर हैं कि जो कि इन स्कूल ऑफ थॉट से, क्लासिकल लिबरलिज्म से आपको इतने सारे थिंकर मिल गए, मॉडर्न लिबरलिज्म से इतने सारे थिंकर हैं, और न्यू लिबरलिज्म से ये सब थिंकर्स हैं। तो इन सब को एक आप नोट्स में रख लें और बार बार देखते रहें, तो आपको याद हो जाएगा कि कौन से थिंकर्स कौन से स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएट रखते हैं। और इसके बाद जब आप पढ़िएगा इनका अलग अलग थॉट, तो आपको उनका थॉट भी पता चल जाएगा, जिसको आप अपने आंसर राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हमें क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ना है, मॉडर्न लिबरलिज्म पढ़ना है और न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है। अब हम लोग मेनली क्या करते हैं कि बात कर लेते हैं कि लिबरलिज्म आखिर, जो मैंने मीनिंग बताया, तो उसका एक बेसिक टेनेट्स भी तो होगा कि आखिर लिबरलिज्म कौन से टेनेट्स, कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब हमारा मेनली हम लोग अब बात करने जा रहे हैं क्लासिकल लिबरलिज्म से स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप लोग को न्यू लिबरलिज्म पे आके हम लोग ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हमने क्या पढ़ना है, क्लासिकल लिबरलिज्म, क्लासिकल। दूसरा क्या है, मॉडर्न पढ़ना है, और तीसरा क्या है, न्यू लिबरलिज्म पढ़ना है, ठीक है, न्यू लिबरलिज्म। लेकिन यही नहीं रुकना है हमें, इसका एक्सटेंशन भी हमें पढ़ना है, क्योंकि इसके एक्सटेंशन में और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और आता है कम्युनिटेरियनिज्म, समुदायवाद जिसे बोलते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म, ठीक है। तो इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली अभी हमें क्या करना है, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म को पहले ख़त्म कर लेंगे। फिर इसका एक्सटेंशन भी देख लेंगे, जो कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, मल्टीकल्चरलिज्म और कम्युनिटेरियनिज्म। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी हम लोग देख लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को छोड़ने वाला हूँ, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए, पहले हमने देखा कि लिबरलिज्म आखिर होता क्या है, और उसको मैंने एक पार्ट्स बता दिया कि कौन कौन से हम लोग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, लिबरलिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा कि लिबरलिज्म होता क्या है, कि ऑल द कंस्ट्रेंट्स को फ्री करना ही लिबरलिज्म का एक आइडियोलॉजी है, कि जहाँ भी बंधन है, कोई भी बंधन हो, उससे आपको इंडिविजुअल को फ्री करना। लेकिन ये इंडिविजुअल को फ्री करना क्यों चाहता है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। तो इसके कुछ बेसिक टेनेंट्स हैं, जो कि आप लिख सकते हैं, बेसिक टेनेंट्स ऑफ लिबरलिज्म, या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ या बेसिक टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म, ये आप देख सकते हैं। तो पहला इसका जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि जो इंडिविजुअल है ना,
वो रेशनल है। क्या है? तार्किक है। इंडिविजुअल इज ए रेशनल क्रिएचर। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल क्या है? तार्किक, रेशनल क्रिएचर, तार्किक जीव है। जब इंडिविजुअल तार्किक है, ठीक है, जब इंडिविजुअल के पास तर्क है तो वो क्या है? अपना भला बुरा भी जानता होगा। तो ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल इज ए रेशनल क्रिएचर एंड ही नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर हिम, बेस्ट फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड फॉर हिम या वर्स्ट फॉर हिम। ठीक है, तो इसलिए इंडिविजुअल को क्या करें? आप फ्री करें, वो अपना भला बुरा जानता है, आप उन पर कुछ थोपे नहीं। ठीक है, जैसे समाज के लोग थोपते हैं कि नहीं, कि आपको क्या है कि शादी करनी है तो आपके अपने ही कल्चर में करना है, अपने ही समाज में करना है, आप पे एक क्या है? कंस्ट्रेंट लाया जाता है। तो जो भी आपको अगर कंस्ट्रेंट लाए तो वो क्या है? लिबरलिज्म थॉट ऑफ स्कूल से नहीं हो सकता है, उसकी सोच लिबरल नहीं हो सकती है, उसकी सोच क्या होगी? कंजर्वेटिव सोच होगी या ऑर्थोडॉक्स सोच होगी, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी का एक फैमिली है, फैमिली अगर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं आपको अरेंज मैरिज ही करना है, आप लव मैरिज नहीं कर सकते हैं, अपने पसंद से आप लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सी सोच हो गई? वो सोच उदारवाद कतई नहीं होगी, वो सोच होगी कंजर्वेटिज्म सोच होगी या ऑर्थोडॉक्स सोच होगी। ठीक है, और एक और एग्जांपल लीजिए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको रोका जा रहा है कि नहीं आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं, सरकार के द्वारा रोका जा रहा है कि नहीं ये पार्टिकुलर जो बिजनेस है ना, जो पार्टिकुलर कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही लगा सकती है। फॉर एग्जांपल रेलवे आप समझ लीजिए, तो रेलवे बहुत सालों तक क्या रहा? वो सरकार के ही जिम्मा रहा, रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब अब हम देख रहे हैं कि रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, तो जब ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, मोदी जी जब ले जा रहे हैं और बहुत सारी जो PSU कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो, तो एक्चुअली वो कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है उसके पीछे? वो लिबरलाइजेशन का ही प्रिंसिपल काम कर रहा है। 1991 से पहले, ठीक है, जितने भी चीज़ें थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज थी उस पर कब्जा किसका था? उस पर होल्डिंग किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स उसमें नहीं थे। जैसे कोल में ही देख लीजिए, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। टेलीकॉम में देख लें, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं थे। लेकिन 1991 के बाद क्या है? हमने अपने मार्केट को ओपन किया, फ्री किया, तभी तो उसको बोलते हैं LPG मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसी को तो बोलते हैं LPG जो पॉलिसी है। ठीक है, तो वो क्या है? मार्केट को ओपन करने की बात हुई। तो ये मेनली क्या कह रहा है कि जो इंडिविजुअल है ना वो रेशनल बीइंग है, वो तार्किक है, वो अपने तर्क से जानता है कि अच्छा क्या है उसके लिए और बुरा क्या है। तो क्या है कि आप उसको फ्री करें ताकि वो अपनी डिसीजन खुद ले सके। आप धार्मिक रूप से, या फिर अगर ये कहा जाए कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है? टॉलरेंट है। तो यहाँ पर एक और एलिमेंट क्या होगा? टॉलरेंट का आएगा, टॉलरेंस का, टॉलरेंस। ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर टॉलरेंस नहीं होगा वो लिबरल हो ही नहीं सकता है। टॉलरेंस का सिर्फ मतलब क्या है कि टॉलरेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं उसको अपनाएं, बल्कि टॉलरेंस का ये भी मतलब होता है कि आपको जो पसंद नहीं है उसे भी आप स्पेस दें। ये नहीं कि आपको जो पसंद नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल जो धर्म में हो रहा है, ठीक है, तो धर्म में हो रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक हिंदू है, वो क्या है? जो क्रिश्चियनिटी है या जो इस्लामिक जो टेनेंट्स है, जो प्रिंसिपल हैं, उससे वाकिफ़ नहीं रखता है, वो उसको वो बुरा लगता है। तो वो क्या करे कि जो अगर वो उदारवाद व्यक्ति नहीं होगा, उदारवाद सोच का नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? उससे भिड़ेगा, उससे जाके लड़ाई करेगा, ठीक है, दंगे फसाद करेगा और उसको अपने जगह से हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उदारवादी सोच के हैं, लिबरल सोच के हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको भी स्पेस देंगे कि ठीक है हमारा धर्म हिंदू है, लेकिन हम मुस्लिम को भी, जो इस्लामिक जो रिलीजन है उनको भी हम टॉलरेट कर रहे हैं। तो एक टॉलरेंस जो है ना वो बहुत एक बेसिक एलिमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लिबरलिज्म का। टू लिव एंड लेट लिव, ये कंसेप्ट इस पे काम करता है कि आप खुद भी रहें और दूसरे को भी रहने दें। ठीक है, आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने जैसे घर है, जो हमारी कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें बहुत सारे जगहों पर क्या है? नॉनवेज खाना मना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉनवेज पसंद करते हैं।
तो अगर आप लिबरल सोच के हैं तो आप उनको नॉनवेज खाने देंगे या फिर आप उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिबरल क्या करता है, आपको छूट देता है कि आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं, आपके पास वेजिटेरियन चॉइसेस अवेलेबल है, आपके पास नॉन वेजिटेरियन चॉइसेस अवेलेबल है। आप जिस भी हैबिट, जो भी आपकी हैबिट है, खाने की जो हैबिट है, आप उसको अपना सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि आप करंट अफेयर्स यानी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको अभी का न्यूज़ है कि अहमदाबाद में क्या हुआ कि वहाँ पे जो नॉनवेज के जो ठेले थे, जो रेहड़ी पटरी जो लगाते थे लोग, उनको वहाँ की नगर पालिका ने, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसको उठवा लिया, है ना, और उनके ठेले जो भी रेहड़ी पटरी जो लगाते हैं उनको जब्त कर लिया गया। अब ये मामला गया हाई कोर्ट में। ठीक है, जो गुजरात का हाई कोर्ट है वहाँ पर गया। गुजरात के हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या खाऊं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, मेरे लिए क्या अच्छा है। क्यों डिसाइड करूंगा? क्योंकि आई एम द रेशनल बीइंग। इंडिविजुअल क्या है? रेशनल क्रिएचर है, उसकी अपनी सोच है, वो अपना भला बुरा जानता है। ठीक है, तो आप कोई नहीं होते हैं, आप हु आर यू टू से डैट व्हाट शुड आई ईट। आप कौन होते हैं कि जो हमें ये बताएं कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मैं एक रेशनल बीइंग हूँ, मैं एक तार्किक व्यक्ति हूँ, मैं अपना अच्छा भला बुरा समझ सकता हूँ। हाई कोर्ट ने तो इतना तक कह दिया कि कल को मान लीजिए कि आप बोलेंगे कि गन्ना का जूस नहीं बेचा जाना चाहिए क्योंकि गन्ने के जूस से क्या होता है, डायबिटीज हो सकता है। तो वो किस पर निर्भर करता है? वो इंडिविजुअल पर निर्भर करता है, वो अपनी सोच से डिसीजन ले सकता है। तो यानी कि ये हाई कोर्ट का जो रुख हुआ वो किस तरह से रुख हुआ? वो लिबरल सोच की तरफ एक रुख हुआ। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव क्या हुआ? वो लिबरल पर्सपेक्टिव हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो एडवांस होती जा रही है सोसाइटी, वहाँ पे लिबरलिज्म ज़्यादातर आता जा रहा है और लोगों को छूट दी जा रही है। ठीक है, अब आप बेहतर रूप से समझ गए होंगे। तो या तो आपके सोशल लाइफ में खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, आपके रिलीजियस जो है बिलीफ है, ठीक है, जो भी आपके रिलीजियस बिलीफ है, उस सब में अगर आपको छूट मिल रही है तो वो क्या है? वो लिबरल। हिंदुइज्म को बहुत एक लिबरल रिलीजियस माना जाता है, रिलीजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि हिंदुइज्म में जितने भी जो धर्म हुए, बाद के जो धर्म हुए, उन सबको हिंदुइज्म ने एक अपने जगह दिया और अपने में समेट लिया। जैसे कि हिंदुइज्म में ही आप देख रहे हैं बुद्धिज़्म एक नया रिलीजन उत्पन्न हुआ था, सिख कम्युनिटी उत्पन्न हुई थी, उन सबको भी जैन कम्युनिटी उत्पन्न हुई थी, उन सबको भी स्पेस दिया इंडिया ने। और इंडिया तभी बोला जाता है कि जो यूरोपियन जो सेक्युलरिज्म तो बाद में आया, लेकिन जब हम लोग पुरानी तौर पर देखें, है ना, आप बुद्धिज्म पीरियड से देखें, 2500 वर्ष 5000 वर्ष पहले की भी बात करें तो हमारे यहाँ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था, हम एक दूसरे को टॉलरेट करते थे। यहाँ पे संतों की भूमि रही है, संत लोग बहुत ही सहनशील व्यक्ति होते थे और बहुत ही एक काम, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते थे। ठीक है, वो ज़्यादा उग्र नहीं होते थे। तो इंडिया की ये रही है ये टॉलरेंस हमेशा। और हमारी विदेश नीति में भी जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने जो स्टार्ट किया था नॉन अलायंस मूवमेंट, और हमारे जो चाइना से जो ट्रीटी साइन हुई थी जो पंचशील का, उसमें भी टॉलरेंस जो है ना वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल का काम करता है। और हमारे जो बुद्धिज्म में आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा? गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग बताया था, नॉन वायलेंस का मार्ग बताया था और एक्सेप्टेंस का बताया था कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखे, टॉलरेट करना सीखे। तो हमारी संस्कृति ही ऐसी रही है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए, अगर एक ऐसे भी अगर लिखना आ जाए कि इंडियन सोसाइटी क्या है, कि वो लिबरल सोसाइटी रही है, तो आप इन फैक्टर्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, और ये हम लिबरल का ये जो सिस्टम है, जो लिबरल का जो आप उदारवाद जो देख रहे हैं आइडियोलॉजी, ये हम अपने फॉरेन पॉलिसी में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग फॉरेन रिलेशन पढ़ेंगे 2A पेपर, तो वहाँ भी मैं लिबरलिज्म पढ़ाऊँगा, तो उसमें भी मैं बताऊँगा। तो ये क्या हुआ? सेकेंड चीज़ ये इसका बेसिक टेंडेंस क्या हो गया कि ये टॉलरेंस ये टॉलरेंस भी इसका क्या है? एक बेसिक टेंडेंस है। तीसरा चीज़ देखते हैं कि ये बोलता है कि इंडिविजुअल एंड जो सोसाइटी है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती है, दे डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। ठीक है, हम देखते हैं ना कि अगर बात की जाए कि ठीक है कि आप लिबरलिज्म लेकर आ रहे हैं और लिबरलिज्म में इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा छूट दे रखे हैं, और तो क्या होगा? जो सोसाइटी की जो मान्यताएं होंगी वो डिमोलिश होंगी।
लेकिन लिबरलिज्म बोलता है ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। क्योंकि इंडिविजुअल जो है, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल ये हो गया व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, इन सब से ही तो मिलकर सोसाइटी बना है, ठीक है। और इनका जो कॉमन बिलीफ होगा, इनकी जो कॉमन जो मांगे होंगी, जो बेसिक इनका जो हैबिटेट होगा या फिर इनकी बेसिक जो सोच होगी, वही तो सोसाइटी की सोच बनेगी। जो इनका जो कॉमन विल होगा, ये कॉमन विल ही क्या होगा, सोसाइटी का विल बनेगा, ठीक है। क्योंकि यही सब मिलके क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा कहना कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट में है, एक दूसरे के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंडिविजुअल से बनता है सोसाइटी, और इंडिविजुअल की जो कॉमन जो सोच है, जो कॉमन उनका विल है, वही क्या है, सोसाइटी का विल बनेगा। तो जब सोसाइटी का विल इंडिविजुअल के विल पर डिसाइड हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे होगा। ये कौन बात कर रहा है, लिबरलिज्म बात कर रहा है। तो तीसरा क्या हो गया कि इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है बेसिक टेनेंट्स क्या है, पॉइंट नंबर डी आप लिख सकते हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन के पास, इंडिविजुअल के पास क्या है, नेचुरल राइट्स है। नेचुरल राइट्स की बात करेगा ये। नेचुरल राइट्स किसे बोलते हैं, जो हमें पैदा लेते ही हमें मिल चुका है, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल राइट्स, जो कि हमें नेचर के द्वारा उपलब्ध है। तो ऐसे राइट्स जो हमारे नेचर के द्वारा उपलब्ध हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल राइट्स। और ये बोलता है कि ह्यूमन हैव सम सर्टेन नेचुरल राइट्स, जो कि किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, किसी लॉ के द्वारा नहीं छीना जा सकता। कोई भी ऐसा नियम कानून बना दिया जाए और हमें हमारी नेचुरल राइट्स को हनन होने लगे, बोल दिया जाए कि आपको जीने का अधिकार ही नहीं है, आपको मार दिया जाएगा, या फिर ये बोल दिया जाए कि आप यहाँ पर नहीं सर, कोई पार्टिकुलर लोकेशन में नहीं रह सकते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, वो नेचुरल राइट्स के खिलाफ हो जाएंगी। कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि लोगों को सोना ही नहीं है, हमेशा जागते रहना है, तो वो क्या होगा, नेचुरल राइट्स के खिलाफ होगा। या फिर ऐसा कानून बना दिया जाए कि आपको एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि आप इन चीज़ों को नहीं खा सकते हैं, तो वो भी क्या होगा, नेचुरल राइट्स का हनन होगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हमें सर्टेन नेचुरल राइट्स है, जो कि किसी के द्वारा भी छीना नहीं जा सकता है। कोई भी अथॉरिटी आ जाए, कोई लॉ की अथॉरिटी हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी हो, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी हो, कोई सोसाइटी की अथॉरिटी हो, कोई भी हमारे नेचुरल राइट्स को नहीं छीन सकता है, ठीक है। ये कौन बात करेगा, लिबरलिज्म करेगा। नेक्स्ट ये बात करेगा, ये प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर की बात करते हैं लिबरलिस्ट, प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मीन्स और एंड की बात हम लोग देखते हैं, तो मीन्स क्या हुआ, ये तो प्रोसीजर है, और एंड्स ये बोलते हैं कि अगर मीन्स अगर अच्छा है, मीन्स अगर गुड है, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, वो गुड होगा ही होगा। ये बात करेंगे लिबरलिस्ट, बात करेंगे। लिबरलिज्म क्या बात करेगा, प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर की बात करेगा। और ये प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी एक प्रोसीजर हुआ कि डेमोक्रेसी क्या है, अच्छा चीज़ है। डेमोक्रेसी अगर एक जरिया बन रहा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा होगा। फिर ये बात करेगा डेमोक्रेसी के बाद जस्टिस की बात करेगा, ठीक है, कि अगर आपने कोई भी प्रोसीजर फॉलो किया है, उसमें जस्टिस फॉलो किया है, तो उसका एंड भी क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। इक्वालिटी की बात करेगा कि अगर आपने किसी चीज़ में इक्वालिटी को ध्यान रखा है, तो उसका एंड भी, रिजल्ट भी अच्छा होगा, उसका एंड भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मीन्स की बात करता है, और प्रायोरिटी किसको देता है, प्रोसीजर को देता है, ठीक है। लेकिन देखे थे मैकियावेली किसको प्रायोरिटी दे रहे थे, एंड को दे रहे थे। गांधी किसको प्रायोरिटी देते हैं, वो मीन्स और एंड दोनों को देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिबरलिज्म जो है वो किसको प्रायोरिटी दे रहा है, वो प्रोसीजर को प्रायोरिटी दे रहा है। तो बेसिक टेनेंट्स में एक और क्या हो गया, प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये बात करता है कि ह्यूमन बीइंग को सर्टेन सिविल लिबर्टी है, सिविल लिबर्टी की बात करेगा। नेक्स्ट सिविल लिबर्टी। अब ये सिविल लिबर्टी में क्या किया हो गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया। आपको क्या है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का आपको छूट है, कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी छूट है। क्या बोलना चाहते हैं, ये आपकी छूट है, इसकी आज़ादी दी गई है। क्या आपके थॉट प्रोसेस है, फ्रीडम ऑफ आपकी जो थॉट है, बिलीफ है, कि आप किस चीज़ में मानते हैं या किसी चीज़ में मानते हैं या नहीं है, वो सब क्या आता है, सिविल लिबर्टी में आता है।
तो लिबरलिज्म क्या बोलेगा कि इसकी आपकी लिबर्टी दी गई है, इंडिविजुअल को सिविल लिबर्टी प्रदान की गई है। और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं कि जितने भी लगभग जो हमें जो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं पार्ट 3 में, आप इन सबको अगर देखें तो वो एक्चुअली वो लिबरलिज्म का ही एक सोच का एक प्रोडक्ट है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 19A आर्टिकल 19A आप पढ़ें तो वहाँ पर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा है, आप असेंबली कर सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं, आप अपने तरह के प्रोफेशन कर सकते हैं, अपने तरह के व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है। तो ये सब क्या है, ये सिविल लिबर्टी में आता है, ठीक है। और ये किसका टेनेंट हुआ, ये लिबरलिज्म का ही टेनेंट हुआ। समझ में आ गया होगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन से आप जोड़ सकते हैं इसको। तो देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें आ रही हैं उसका बेसिक जो है बेस क्या बन रहा है, ये लिबरलिज्म ही बन रहा है। आप अपने DPSP जाके पढ़ते हैं, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो DPSP जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि उदारवादी कुछ चीज़ें दे रखी है, ठीक है। कुछ आर्टिकल्स उसमें उदारवादी हैं, कुछ आर्टिकल्स उसमें गांधीवादी हैं, तो उससे भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक चीज़ क्या होता है कि एक व्यक्ति मैं हूँ जैसे और एक आप हैं, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल की विल को सुपरमेसी दिया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है ना अपने स्वतंत्र है वो अपने ऑब्लिगेशन के लिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ में स्वतंत्र है कि वो किस चीज़ को ओबे करे। ऐसे उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है कि तुम हमारे यहाँ काम करो ही, जैसे कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, ठीक है। तो कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हैं तो वो किसका चीज़ है, वो लिबरलिज्म का ही एक पार्ट हुआ, वो लिबरलिज्म के ही बेसिक टेनेंट में आया। नहीं तो क्या हुआ कि बिना कॉन्ट्रैक्ट की कंपनियाँ आपसे बहुत सारे काम करवा ले, है ना, आपको जानवरों सा ट्रीट करे, तो उस चीज़ के खिलाफ है कौन, लिबरलिस्ट जो हैं उस चीज़ के खिलाफ हैं। वो बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के विल के बिना आप कोई काम करवा रहे हैं, उसको ऑब्लाइज कर रहे हैं उस काम करने के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ नन एंड वाइड करार देना चाहिए, उसको निरस्त कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल की विल को प्राथमिकता दिया जा रहा है कि वो चीज़ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जांपल आज आप जानते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर का एक बहुत बड़ा समस्या है, इसके लिए कानून भी बना है, लेकिन फिर भी हमारे देश से मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं ख़त्म हो रहा है। यानी कि लोग नाले में उतर के उसको साफ़ करने के लिए मजबूर हैं, और वैसे एक बहुत बड़ा तबका है जो कि ये काम में लिप्त है और इससे बहुत ज़्यादा उनकी जानें भी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं कि उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको जानबूझ के ऐसा किया, उनको उसमें उतरने के लिए मजबूर करते हैं, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो वो उदारवादी सोच कही जाएगी क्या, वो उदारवादी सोच नहीं कही जाएगी, ठीक। तो अभी भी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं कि जो कि हमें लिबरल नहीं बनाता है, हमें कम लिबरल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पब्लिक पॉलिसी जो मेकिंग है, पब्लिक पॉलिसी ये बोलता है कि जो भी पब्लिक पॉलिसी बन रही है उसमें भागीदारी किसका होना चाहिए, उसमें एक रिगरस एक डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन एक ग्रुप और इंडिविजुअल में होना चाहिए, और ग्रुप की भी चीज़ें बातें रखनी चाहिए और इंडिविजुअल की भी बातें रखी जानी चाहिए, ठीक है। तो जो भी पब्लिक पॉलिसी की निर्माण हो उसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों का स्टेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंडिविजुअल या ग्रुप से आपने बात नहीं की और ऐसी पब्लिक पॉलिसी को आप फॉर्मुलेट कर दे रहे हो। जैसे कि 3 कृषि कानून लाए गए थे, मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, 3 कृषि कानून, जिसमें लोग बोल रहे थे, जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला कि हमसे ये कंसल्ट नहीं किया गया। तो एक जो ग्रुप है उनसे कंसल्ट नहीं किया गया, यानी कि वो जो कानून है वो क्या था, वो लिबरल नहीं था। अगर हम लिबरल के बेसिक टेनेंट्स के बारे में बात करें तो जो भी अगर पब्लिक पॉलिसी की फॉर्मेशन होगी तो उसमें इंडिविजुअल एंड ग्रुप दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये कौन बात करेगा, वो लिबरलिस्ट बात करेंगे। तो ये सब बेसिक टेनेंट्स हैं। अब ये आपको मैंने चश्मा दे दिया किसका, बेसिक टेनेंट्स का, ये जो है आपको चश्मा आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब इस नज़रिए से आप अपने आसपास अपने समाज को देख सकते हैं, ठीक। अपने गांव में जाके देख सकते हैं कि गांव ज़्यादा लिबरल है कि शहर ज़्यादा लिबरल है। गांव में आप ज़्यादा स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं या फिर शहर में ज़्यादा स्वतंत्रता आपको मिलती है।
आप जानते हैं कि गांव में शाम होता नहीं है कि लोग घरों में बंद हो जाते हैं, लोगों के ज़्यादा, अगर कोई किसी के साथ घूमते हुए देख लिया गया तो बहुत सारे लोग बातें बनाना शुरू करते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, शहर में बहुत ज़्यादा छूट है। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि गांव की अपेक्षा शहर ज़्यादा लिबरल है। ठीक है, अभी हम अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम है या बुरा परिणाम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ लिबरलिज्म के बेसिक टेनेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गांव में जैसे खासकर लड़कियों के लिए तो हमारा जो समाज है ना वो पुरुष जो है प्रधान समाज है। अब पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से क्या है, लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए वो लिबरल नहीं रहा है। ठीक है, लड़के चाहे जो भी पहने उनको छूट है, उनके लिए लिबरल हो जाता है सोसाइटी, लेकिन लड़कियों के लिए वो लिबरल नहीं बन पाता है। ठीक, लेकिन यूरोपियन देशों में देखें तो ये बहुत पहले हो चुका था, जो आज हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी देखने को मिलता है ना, उसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसे कि यूरोपियन देशों में जो यहाँ तक कि जो ट्रांसजेंडर जो हम बात करते हैं, होमोसेक्सुअल जो राइट की बात करते हैं, वो 19वीं सेंचुरी में ही उनको प्रदान हो चुका है। उसकी बात वहाँ पे चलने लगी और वो होमोसेक्सुअलिटी को भी वो एक अलग जेंडर, एक ट्रांसजेंडर को भी अलग जेंडर मानते हैं। ठीक है, उनको भी वहाँ पे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ अभी जजमेंट आया, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के, तब जाकर ये चीज़ें खुली और तभी भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है बहुत जगहों पर। ठीक है, धीरे धीरे सोसाइटी की अपनी चाल होती है कि जो धीरे धीरे वो चीज़ खुलता है। तो हम देखें कि किस तरह से हम लोग को शहर में ज़्यादा लिबर्टी है कि गांव में ज़्यादा लिबर्टी है। शहर में आप अपने मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं कि गांव में अपने मर्जी के कपड़े पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक चश्मा दे रखा है बेसिक टेनेंट्स का, आप मालूम है आपको लिबरलिज्म का। उस चश्मे से आप पूरे सोसाइटी को देख सकते हैं, पॉलिटिक्स को देख सकते हैं, आप जो एजुकेशन सिस्टम को देख सकते हैं, हेल्थ सिस्टम को देख सकते हैं। आप सभी जगह इस चश्मे को लगाकर आप समाज को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज बेसिक टेनेंट्स की बात की और एक ओवरव्यू आपको दिया। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, नहीं तो हम इसी में हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी स्टार्ट कर देते। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मैं स्टार्ट करूँगा क्लासिकल लिबरलिज्म से। और क्लासिकल लिबरलिज्म में जितने भी जो पॉइंट्स होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जैसे कि उनका पर्सपेक्टिव स्टेट पर क्या है, सोसाइटी पर क्या है, इंडिविजुअल पर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और जो भी थिंकर्स ने क्या क्या बोला है, सब चीज़ को मैं विस्तृत रूप में आपको बताऊंगा, जो कि आपकी आंसर राइटिंग को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए नमस्कार। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।